दोस्तों, आज पेश है रूहों के कैदी। ये कवर चित्र है दोस्तों। रात के 10 बजे ट्रेन राम गांव के एक छोटे स्टेशन पर रुकी। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। एक कंपार्टमेंट के दरवाजे पर वंदना ने बाहर झाँका। यहाँ तो बाहर कोई नहीं आया, कुली भी नहीं है। अपने उसने स्वयं ही अपना सूटकेस नीचे उतारा। मैं तो समझ रही थी चाचा जी मुझे स्टेशन पर लेने आएंगे। इस छोटे से स्टेशन पर केवल 1 मिनट के लिए गाड़ी रुकी। ट्रेन भी गई। अब क्या करूं? अंधेरे में अकेली कैसे घर जाऊंगी? तभी एक व्यक्ति उसकी ओर आता दिखाई दिया। थैंक गॉड, एक इंसान नजर आया। आप मिस्टर वंदना है? जी हाँ। और आप? मैं आपके चाचा बलवंत सिंह का सेवक हूँ। ठाकुर साहब ने तबीयत अचानक कुछ खराब हो गई, इसलिए उन्होंने मुझे आपको लाने के लिए भेजा है। अच्छा, तो फिर चलिए। उस व्यक्ति ने सूटकेस उठा लिए। दोनों सूटकेस दोनों स्टेशन से बाहर वाले रास्ते पर उड़े। क्या चाचा जी बहुत बीमार है? नहीं, मामूली जुकाम है। स्टेशन से बाहर छोटी सी पुरानी कार खड़ी थी। बैठिए। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? इस गांव में लाइट है नहीं है, इसलिए अंधेरा है। आप यहीं गाड़ी में बैठिए। कमाल है, ये गांव अभी तक पिछड़ा हुआ है। कार खेतों के बीच से कच्ची सड़क पर झटके लेती हुई दौड़ने लगी। चाचा जी तो हवेली पर होंगे। वह जहाँ भी होंगे, आप जल्दी उनके पास पहुँच जाएंगे। वंदना पहली बार एहसास हुआ व्यक्ति का स्वर काफी कठोर था। न जाने क्यों उसके मन में एक आग भय उभर आया। कहीं मैंने आज अजनबी के साथ आकर कोई गलती तो नहीं की? कुछ क्षण बाद खामोशी तोड़ी। आप चाचा जी के पास कब से काम कर रहे हैं? मुझे आपके दादाजी ने काम पर रखा था, तभी से यहाँ हूँ। दादाजी? लेकिन उनको तो मैंने सुना है मेरे दादाजी का स्वर्गवास हुए 50 साल बीत चुके हैं। आपकी आयु 30 से अधिक नहीं लगती। फिर भला दादाजी की आपको काम कैसे रख सकते हैं? मुझे आपके दादाजी ने ही काम पर रखा था। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इस बार उसका स्वर और भी ज्यादा कठोर था। वंदना कुछ कहने के लिए मुंह खोला, तभी गाड़ी एक पुरानी हवेली के सामने पहुंचकर रुकी। नीचे उतराइए। लेकिन यहाँ मुझे कहाँ लिया है? यहाँ तो अंधेरा है और यह जगह मुझे। उस व्यक्ति ने आगे बढ़कर वंदना का कंधा पकड़कर कार से उतार दिया। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब अंदर चलकर मिल जाएगा। और फिर उसने लकड़ी की फाटक पर हल्की लटकी लोहे की जंजीर बजाई। यह इमारत वीरान लगती है भगवान, मैं कहाँ फंस गई? तभी फाटक भयानक आवाज के साथ खुलने लगी। चर्र, इतनी भयानक आवाज। हाथ में लालटेन पकड़ा बूढ़ा व्यक्ति नजर आया। ले आए? हाँ, इसे अंदर ले जाओ। आओ अंदर चलिए, आओ। आज चलिए। और वह भीतर प्रवेश हुई तो बूढ़े ने फाटक बंद कर दिया। भैया, फाटक क्यों बंद कर रहे हो? घबराओ नहीं, मेरे साथ आओ। बूढ़ा उसे लिए हुए विभिन्न अंधेरे बरामदों से कॉरिडोर से गुजरता रहा। फिर वह एक दरवाजे के सामने रुक गया। अंदर चली जाओ। चाचा जी अंदर हैं? वंदना ने घुटे स्वर में पूछा। हाँ, भीतर जाओ। वंदना भीतर कदम रखा। बूढ़े ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। ये क्या, दरवाजा बंद कर दिया? डरो नहीं लड़की, इधर आओ। उसने आवाज की दिशा में देखा। हे भगवान, यह कैसा आदमी है? कौन हो तुम? मेरे चाचा जी कहाँ हैं? तुम्हारे चाचा जी यहाँ नहीं है। मेरा नाम माधव है। चाचा जी यहाँ नहीं है? फिर मुझे यहाँ क्यों लाया गया? यह कौन सी जगह है और तुम कौन हो?
उसने एक ही सांस में ही कई सवाल पूछ डाले। सुनो लड़की, तुम इस वक्त अपने खानदान की पुरानी हवेली। वंदना के शरीर में भय का झटका लगा। माँ कहती थी कि मेरे दादाजी की एक निजी हवेली थी जिसमें उसने एक बार अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी थी। उसके बाद उस हवेली में भूतों का डेरा बन गया था। अंग्रेज की आत्मा भी वहाँ रहती थी और इसलिए वह हवेली खाली कर दिया गया। और क्या यह वही हवेली है? कुछ क्षण सोचने के बाद वह भाग चिल्लाई उठाई, मुझे यहाँ क्यों लाया गया? खामोश रहो, हमें शोर पसंद नहीं। माधव ने उसे गुर्राते हुए डांटा। वंदना बुरी तरह सहम गई। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी, अब तुम यहीं रहना मेरे साथ, कहकर उसने किसी को पुकारा। सुंदर का गया, यहाँ आओ। और दरवाज़ा खुला और बूढ़ा भीतर प्रविष्ट हुआ। क्या बात है, इसे कमरे में पहुंचा दो। चलो। वंदना को न जाने क्या हो गया, वह सम्मोहित सी बूढ़े के साथ चल पड़ी। बूढ़ा उसे तीसरी मंजिल की ले चला। तीसरी मंजिल पर लंबा कॉरिडोर की उसके अंत में बने एक कमरे का दरवाजा बूढ़े ने खोला। यह तुम्हारा कमरा। बूढ़े ने भीतर प्रविष्ट हुआ। मेरा सूटकेस भी यहाँ पहुंच चुका है। अब तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ। सुनिए, आपको सुंदर काका कहते हैं ना? हाँ। तो काका, तुम मुझे बताओ कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है और माधव कौन है और यह हवेली कब आज़ाद हुई और यहाँ कब से रहते हो? बूढ़े ने विचित्र स्वर में बोला, यह हवेली कभी वीरान नहीं हुई थी। हम यहाँ उस समय से रह रही हैं जब तुम्हारे दादा ने एक अंग्रेज अफसर का खून कर डाला था और उसके बाद काम करने वाले सब नौकर को मार डाला था। क्यों? क्योंकि नौकर के अपराध गवाह थे। मैं और माधव भी मार डाले गए उन्हीं के नौकर में थे। क्या 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 उन्होंने तुम्हें भी मार डाला? लेकिन तुम जीवित हो। जीवित? हम तो मर चुके हैं। वह दरवाजे से बाहर निकल गया। हा 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 हा। तो क्या तुम भूत हो? हे भगवान, मुझे मुझे यहाँ तक लाने वाले अजनबी कह रहा था कि उसने मेरे दादाजी के काम पर रखा था जबकि वह जवान था। तो क्या वह लोग भूत आत्माएं? और क्या मैं इस समय किसी भूत बंगले में हूँ? फिर उसकी नज़र दीवार पर लगे चित्र पर मन ही मन कह उठी, इस चित्र में किसका किसका है? शीशे पर बहुत धूल जमी हुई है, शायद ये मेरे दादाजी का चित्र है। अचानक कमरे के बाहर आहट हुई, जैसे कोई गिरा हो। यह आवाज कैसी? और मोमबत्ती उठाकर बाहर निकली आई। आ हा हा, तड़ाक, छोड़ो। आ तड़ाक, हा हा, गुर्र। वंदना स्वयं पर आश्चर्य था। वह यह भयानक दृश्य देखकर वह बेहोश क्यों नहीं हुई? फिर अचानक उसे जोर से चिल्ला उठी, नहीं, उसे मत मारो, उसे छोड़ दो। कंकाल युग को छोड़कर खड़ा हुआ। हा हा हा। और फिर कॉरिडोर पर दौड़ता हुआ। वंदना भय से कांप उठी। युग उसी स्थान पर निश्चित पड़ा रहा। वंदना डरते डरते उसकी ओर बढ़ी। वह कहीं मर तो नहीं गया? शुक्र है भगवान का, यह जीवित है, बेहोश है। उठिए, सुनिए। कुछ क्षण बाद युवक ने आंखें खोलकर उठकर बैठ गया। मैं कहाँ हूँ? आप कहाँ? मतलब वह कंकाल? हाँ, वह किधर गया? वह है। आप कौन और कंकाल से क्यों लड़ रहे थे? युवक कुछ क्षण उसकी ओर देखता रहा, फिर उल्टा प्रश्न जड़ दिया, तुम कौन हो और भूतिया हवेली में क्या कर रही हो? क्या तुम भी भूतनी हो या नहीं? नहीं नहीं, मैं इंसान हूँ, जिंदा इंसान, मेरा नाम वंदना है। तो यहाँ हवेली में कैसे? मुझे यह रहने वाले भूतों ने कैद किया है। मैं अपने चाचा जी से मिलने आई थी, भूत ने मुझे पकड़ कर लिया है। ओह, तुम यहाँ मेरी तरह कैदी कर ली गई हो? आप भी यहाँ कैदी हो? हाँ, एक दिन घूमता घूमता इस वीरान हवेली में आप पहुँचा और यहाँ
रहकर भूतों ने मुझे कैद कर लिया। लेकिन भूतों पर विश्वास नहीं करती, मुझे नहीं लगता यह भूत है। मैं भी भूतों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब करने लगा हूँ। कुछ दिन में यहाँ रहोगी, तुम भी करने लगोगी। मुझे लगता है कि हम यहाँ कभी बाहर नहीं निकल सकेंगे। लेकिन मिस्टर, मेरा नाम रंजन है। खुशी हुई आपसे मिलकर। मेरे कमरे में चलिए, बैठकर बातें करते हैं। रंजन को अपने कमरे में ले आई। मिस्टर रंजन, मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही कि यह भूत भी तो इन्हें हमें बंदी क्यों बनाया। यह वह भूत ही जाने। बाय द वे, आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। इस गांव में ठाकुर बलवंत सिंह मेरे चाचा हैं। मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी माँ मुझे यहाँ दिल्ली में ले गई, और उस समय मेरी आयु 6 वर्ष की थी। जब तक जीवित रही, कभी गांव में वापस नहीं आई, और मुझे कभी यहाँ आने दिया न आने दिया। चाचा जी से उनका कुछ झगड़ा हुआ, इसलिए जीवन के अंतिम सांस तक उस गांव से दूर ही रही। लेकिन माँ की मौत के बाद मन ही मन अपने चाचा जी से मिलने की इच्छा जागी, और चाचा जी अपने को पहुंचने का तार दिया और यहाँ चली आई। लेकिन मुझे स्टेशन से उतरते ही मैंने रूह या भूतों के हाथों में पड़ गई। चाचा जी मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, मैं उनके पास क्यों नहीं पहुंची। यह बात विचित्र है कि रूहें आपको स्टेशन से पकड़ कर लाई हैं, क्यों? इस क्यों का जवाब तो मुझे भी चाहिए। साथ ही मुझे यह भी हैरत हुई कि इन भूतों से ज़्यादा भयभीत नहीं हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है यह लोग असली भूत नहीं है। उस कंकाल को देखने के मैं आपका विचार यही विचार था। कंकाल को आपको ले आपको लड़ते देखकर मैं सचमुच डर गई थी। आप उससे क्यों लड़ रहे थे? दरअसल मैं यहाँ से फरार होने का इरादा लेकर कमरे से बाहर निकला, तभी वह आकर मुझसे लिपट गया। तभी आप कह रहे थे कि तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते। हाँ, क्योंकि कई बार कोशिश कर चुका हूँ। एक बार तो मैं फाटक तक पहुँच गया था, लेकिन जैसे ही मैंने फाटक खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरे मेरे और फाटक के बीच में आग की दीवार खड़ी हो गई। आग की दीवार? हाँ। इधर उधर घूमते रहो तो कुछ भी नहीं कहते, लेकिन अगर फरार होने के इरादे से दरवाजे की तरफ जाओ तो रास्ते में आग के शोले भड़कने लगते हैं। आपकी बात सुनकर सचमुच डर लगा। डरने की जरूरत नहीं है। अगर शराफत से रहो तो यह रूहें कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं 4 दिन से यहाँ कैद हूँ, मुझे कभी परेशान नहीं किया। फिर कैद क्यों कर रखा है? रूहें हमसे चाहती क्या है? इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। वंदना की नज़र दीवार पर बंद दरवाजे पर गई। उस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है? बालकनी दरवाज़ा है। आप आइए, आपको दिखाता हूँ। रंजन उठकर दरवाज़ा खोला और दोनों बालकनी में निकल आए। यह हवेली काफ़ी ऊंचाई पर बनी पहाड़ी पर हुई है। वंदना नीचे जाकर देखा, सचमुच काफ़ी ऊंचाई पर है। कूद कर फरार नहीं हुआ जा सकता, यहाँ से कूदने का अर्थ मौत है। वो वापस कमरे में आ गए। अब आप आराम कीजिए मिस्टर वंदना, अब मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। मुझे रात को डर लगेगा। डर की कोई बात नहीं है, मैंने आपको बताया ना। यह रूहे की बिना कारण परेशान नहीं करती। समय बिताने के लिए मैं डायरी लिखता रहता हूँ। आप भी यही कीजिएगा। आप पर गुजर रही है, लिखती रहिएगा। इससे टाइम अच्छा पास हो जाता है। दरवाजे के निकट पूछकर रंजन रुका। ओह, मेरे लिए जाते समय आप किसी को बताकर तो आई होंगी कहाँ जा रही हैं? हाँ, केवल मेरा सगा संबंधी कोई नहीं है, एक दोस्त है, उसका नाम बलराज है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है। बलराज के डैडी पुलिस में बड़े अफसर है। तो क्या बलराज जानता था कि आप कहाँ जा रही हैं? हाँ, उसने उसके साथ जाकर ही मैंने चाचा जी को तार दिया था, और बलराज ही मुझे गाड़ी पर सवार करने गया था। तो फिर आशा की एक किरण नजर आती है कि आपका मित्र बलराज को कुछ जब अपनी
कोई सूचना नहीं मिलेगी तो शायद आपकी तलाश में राम गांव में आई और आपको ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँच जाए। बलराज को सूचना मिलने पर परेशानी जरूर होगा, मुझे यहाँ यह नहीं कह सकती कि वह यहाँ आएगा। खैर, जो होगा देखा जाएगा। अब हम दोनों को मिलकर इस मुसीबत का मुकाबला करेंगे। आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। गुड नाइट, गुड नाइट। रजना जागने के बाद वंदना ने सूटकेस से डायरी निकाली और बैठकर सारी घटनाएं लिखने लगी जो उसके साथ बीत चुकी थी। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। ओह, ये क्या! उसने कार्नस पर माचिस रखी देखी थी। मोमबत्ती खत्म हो गई। अब क्या करूं? मोमबत्ती की तलाश में बाहर जाते तो मुझे डर लग रहा है। मैं अंधेरे में रात कैसे गुजारूंगी? काफ़ी देर तक डरी रही। इसी तरह बैठकर पूरी रात गुजार काट लूँ। लेकिन कहावत है, नींद आती है तो कोई रोक नहीं सकता। वंदना को भी नींद का झोंका आया। उसकी आंख लग गई और अंधेरे में आंख विचित्र सी आवाज़, खुर्र। यह कैसी आवाज़ है? वंदना अ, जाग गई और लेटी रही और आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लगी। तूफानी हवाओं लेकिन हवेली में महसूस हो रही है। तभी हा 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 हा, कौन है? भय के कारण उसने हिलने की हिम्मत नहीं रही। तभी तेज आवाज़ होती रही, हा हा, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तुम्हें हमारे साथ रहना होगा, हा हा हा। यह कोई रूह की आवाज़ है। भगवान, अब क्या करूं? और भय पे काबू पाते ही उसने माचिस की तिल्ली जलाई। इधर उधर देखा, कमरे में कोई नहीं है। फिर आवाज़ अचानक ही एक विचित्र घटना घटी। वो तस्वीर का शीशा अपने आप टूट गया और फिर आवाज़ गूंजी, आत्महत्या कर लो। सुना है तुमने? मर जाओ, बालकनी से कूद कर आत्महत्या कर लो, हा हा हा। वंदना सहन शक्ति जवाब दे गई। वह मत्सरी से कूद कर भागी और दरवाजे की ओर। रंजन बाबू, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। दरवाज़ा खोलो रंजन बाबू, दरवाज़ा खोलो। दरवाज़ा पीटते पीटते वह बेहाल हो गई और बेहोश होकर लुढ़क गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने सुबह को मशहरी पर लेटे पाया और रात की घटना याद आई। मैं मशहरी पर कैसे पहुंच गई? यह किसी रूही ने मुझे उठाकर लेटाया है, कहकर उठकर बैठ गई। और ओह, चाय और नाश्ता, यह चीज़ कौन रख गया? तभी उसकी नज़र फर्श पर गई और शीशे के टुकड़े पर किसी ने सफाई भी की है। यह कैसी रूही हैं? नाश्ता बनाती हैं, सफाई भी करती हैं। और इंसान चाहे कितने ही दुख में हो लेकिन भूख से पीछा नहीं छूटती। वंदना भी भूख थी, इसलिए नाश्ता करने बैठ गई। रात को वह आवाज़ आत्महत्या करने के लिए क्यों कह रही थी, लेकिन उसके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। जब नाश्ता करने बैठी थी तभी बूढ़ा सुंदर काका कमरे में आया और नाश्ता के बर्तन समेटने लगा। यह नाश्ता तुमने रखा था काका? लेकिन बूढ़े ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। बर्तन उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ा। मैं अंधेरे में भी रह सकती हूँ काका, यह मोमबत्ती नहीं रह सकती हूँ काका, मोमबत्ती खत्म हो गई है। बूढ़ा इस बार भी कुछ नहीं बोला और कमरे से बाहर निकल गया। और कुछ देर बाद वंदना कमरे से बाहर निकली। रंजन नजर नहीं आ रहा। वह मिल जाए तो उसे रात की घटना बताऊं। उसके कई कमरे में जाकर रंजन को दिखाई नहीं दिया। कहाँ चला गया रंजन? कहीं वह भी भूत तो नहीं था? टहलती हुई वह सीढ़ियों के निकट पहुंची। सीढ़ियों पर छत पर चल कर देखती हूँ। छत पर पुराना काठ का बोर्ड फैला पड़ा था। चारों तरफ पहाड़ियाँ, जंगल था। अचानक दूर जंगल में कुछ लोग गुजरते देखे। ओह, अगर मैं जोर से पुकारूं तो यह मेरी आवाज़ उन तक पहुंच जाएगी। वह किसी निर्णय पर पहुंची।
इससे पहले आदमी की नज़र ओझल से हो गई। चलो, यह बात मालूम हो गई। इस हवेली के निकट लोग गुजरते हैं रहते हैं और यह भूतिया हवेली कही जाती है, इसलिए इसे बिल्कुल निकट कोई नहीं आता होगा। काफ़ी देर तक वह खड़ी रही। जब वापस जाने के लिए घूमी तो उसकी नज़र कबाड़ में पड़ी चीज़ों पर पड़ी। गुलेल, यह किसी बच्चे का खिलौना है। गुलेल उठा ली। पता नहीं किस बच्चे की है, किसी चिड़ी मार बच्चे की। यह काम की चीज़ है, इसे अपने पास रख लूँ। उसने गुलेल को लिबास में छुपा लिया और जब वह अपने कमरे में वापस आई तो मस्तिष्क में एक योजना बना चुकी थी। मुझे बलराज नाम के एक खत लिखना होगा। वह मोमबत्ती, ओह मोमबत्ती, वह नई मोमबत्ती रख गया। उसने अपने मित्र बलराज को खत लिखने बैठ गई। रंजन के विषय में भी लिख देती हूँ। उसने सूटकेस से डाक टिकट निकाली और लिफाफे में मौजूद पत्र पर टिकट लगाकर लिफाफे को रखकर बलराज का पता लिख दिया। अगर यह पत्र बलराज तक पहुंच गया तो इसे चमत्कार ही कहा जाएगा। फिर उसने दूसरा लिफाफा उठाया और उस पर लिखा। इस लिफाफे के भीतर एक पत्र है, लिफाफा रखा है। जिस सीजन को भी यह मिले वह मेहरबानी करके भीतर रखे लिफाफे को डाक में डाल दे। एक मुसीबत की मारी बड़ा उपकार होगा। और फिर लिफाफे को ले रख कर पत्थर का टुकड़ा भी भीतर रख लिया और फिर कमरे की बालकनी पर निकल आई। और गुलेल को देखते ही देखते मस्तिष्क में यही योजना बना आई थी और उसने पूरी शक्ति से गुलेल को खींचकर लिफाफे को दूर फेंक दिया और काफी दूर जाकर गिरा। और भगवान ने मुझ पर दया आ गई तो वह लिफाफा जरूर किसी भले व्यक्ति को हाथ लग जाएगा और फिर मेरा खत बलराज तक पहुंच जाएगा। उस दिन रात को वह रंजन भी दिखाई नहीं दिया। रंजन कहाँ चला गया? कहीं वह मुझे यहाँ से फरार होने में कामयाब तो नहीं हो गया? अगर वह फरार हो गया तो मुझे छुड़ाने की कोशिश करेगा। फिर आधी रात को वह आवाज़ सुनाई दी, हा हा, आते में तर्क कर लो, कूद जाओ कूद जाओ। वंदना गहरी मशहरी पर सिमटी सेवी पड़ी रही। चार रात रात 4 रात तक कुछ चलता रहा। अचानक ही रंजन अचानक ही गायब हो गया था। आज मुझे 5वां दिन हो गया। पता नहीं कितने दिन यहाँ रहना होगा। यह रूहें चाहती क्या है? आत्महत्या कर लूँ, लेकिन ऐसा नहीं करूँगी। मैं हाथों अपने जीवन को समाप्त नहीं कर सकती। रंजन भी नहीं कर पाया। रंजन भी पता नहीं कहाँ चला गया है। छठे दिन सुबह अचानक रंजन उसके कमरे पर ठहरा। रंजन बाबू, तुम कहाँ चले गए थे आप? मैं तो समझ रही थी आप यहाँ से फरार होने में सफल हो गए। मैं कहीं नहीं गया था, इसी हवेली में के रूहों के एक कमरे में बंद कर दिया था। खैर, मैं अपने बारे में बाद में बताऊंगा। पहले तुम बताओ, इन दिनों में तुम पर क्या बीती? बुरी तरह, बहुत बुरी बीती रंजन बाबू। उसने रंजन के को सब कुछ विस्तार से बता दिया। केवल यह नहीं बताया उसने बलराज को कोई पत्थर हवेली से बाहर फेंका है। रूहें चाहती तो मैं आत्महत्या कर लूँ। रंजन कुछ क्षण खामोश रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, मिस वंदना, अगर मैं कहूँ तो आप रूहों की कैदी नहीं बल्कि कुछ इंसानों की हैं। इंसानों ने आपको कैद कर रखा। तो यह आप क्या कह रहे हैं? रात को उतरने वाली वह भयानक आवाज़ें, तस्वीर का शीशा अपने आप टूट जाना और वह कंकाल जिसने आप लड़ रहे थे, इस बात को साबित करता है कि वह रूहे की कैदी हैं। यह सब मामूली बातें हैं वंदना जी। जब आप सुनती रही और एक टेप रिकॉर्ड से निकलने टेप रिकॉर्डिंग से लैस स्पीकर को मशहरी के नीचे छुपाया है और
रही तस्वीर का शटर टूटने की बात रोशनदान से साइलेंसर युक्त पिस्तौल द्वारा गोली चलाकर तोड़ा गया था, और वह कंकाल जिससे मैं लड़ा था वास्तव में माधव वह कंकाल लबादा पहन रखा था और कॉरिडोर के मध्यम प्रकाश में फैल काफ़ी दूर से देख रही थी, इसलिए उसको आपको असली कंकाल लगा। आपकी बातें सुनकर वंदना आश्चर्यचकित सी हो बैठी। मैं कुछ कुछ क्षण बाद बोली, रंजन बाबू आप यह सब कैसे बातें जानते हैं? इसलिए कि मैं उन्हीं लोगों का साथी हूँ जिन्होंने आपको कैद कर रखा है। ओह नो, यह सच है। आपको इसलिए आपको यहाँ इसलिए लाया गया है कि रूहों का नाटक रच कर आप आत्महत्या कर लो। यह आपको विश्वास आपको आत्महत्या करने का विवश किया जाए और आपको जान से मार देने देने का काम माधव सुंदर और मुझे सौंपा गया है। किस लिए किसने सौंपा आपको यह काम? आपके चाचा ठाकुर बलवंत राय ने। वह आपको मार डालना चाहते हैं क्योंकि आपके दादा की वसीयत के अनुसार सारी जायदाद की मालिकिन बड़े संतान की बेटी है, और आप ही हैं इकलौती इंसान हैं। मुझे मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं आ रहा। मुझे आपकी लेकिन मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ठाकुर बलवंत सिंह शराबी जुआरी इंसान है। आपके आने की सूचना पाकर वह समझ गया था कि आपकी वसीयत का पता चल जाएगा और फिर आप अपना दावा पेश करेंगी। उ- उसके आपके को मारने के लिए यह योजना बनाई कि मेरे जिम्मे यह काम था कि आपको भूतिया हवेली की घटनाएं डायरी में लिखने का विवश करूं, ताकि आप लाश को जब आपकी लाश पुलिस को मिले तो वह डायरी भी पुलिस के हाथ लगे, जिसे पढ़कर वह समझ जाए कि आप खूनी हवेली में रहने वाली रूहों के शिकार हुई हैं। वंदना आंखों में आंसू आ गए। उसने रुद्ध स्वर में पूछा, अगर यह सच है तो तुमने ये सच्चाई मुझे क्यों बताई? इसलिए कि मेरे भीतर का इंसान जाग उठा। क्या मतलब? मैं किसी निर्दोष की हत्या नहीं कर सकता, इसलिए मैंने आपको बचाने का फैसला कर लिया। आज रात आपको माधव और सुंदर की नज़र से बचाकर यहाँ से निकाल ले जाऊंगा। यहाँ से निकलने के बाद आप पुलिस स्टेशन जाकर अपने चाचा के विरुद्ध रिपोर्ट लिखवा सकती हैं। और उसी रात रंजन वंदना को हवेली से निकाल लिया और सुबह ठाकुर बलवंत की हवेली उसके सामने माधव और सुंदर खड़ी थी। मैं पूछता हूँ कैसे फरार हुए? उस हरामजादे ने रंजन ने हमें धोखा दिया ठाकुर, उस लड़की को निकाल कर ले भागा। तुम सब निकम्मे हो, मेरी मेहनत पर पानी फिर गया। हम क्या करते ठाकुर साहब? रंजन आपका ही आदमी रखा था। उस कुत्ते को मैं छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं वह लड़की को लेकर कहाँ गायब हो गया। कहीं पुलिस में तो न चला जाए ठाकुर साहब? नहीं नहीं, उसने हमसे रुपया ऐंठने के लिए यह चाल चली है कि वह जानता है कि उसका लाभ वंदना को पुलिस में देने में नहीं बल्कि हमें सौंपने में है। तुम ऐसा करो, यहाँ से गायब हो जाओ और हफ्ता 10 दिन गांव में नजर आना, नया हवेली में दिखाई देना। हाँ ठाकुर साहब, उस हवेली में जब ऐसा निशान ही नहीं लगेगा तो वंदना वहाँ आई थी होगी। तुम ठीक है, अब तुम जाओ। और दोनों सलाम करके चले गए। कुछ देर बाद ही ठाकुर को पुलिस आने की सूचना मिली। पुलिस आई है सरकार। पुलिस? वंदना पुलिस में पहुंच गई है। भगवान, यहाँ भेज दो। नमस्कार नमस्कार, आइए ठाकुर साहब, यह मिस्टर बल बलराम बलराज है, दिल्ली से आए हैं। इनके पिता पुलिस कमिश्नर है। मिस्टर बलराम की भतीजी कुमारी वंदना के विषय में कुछ जानकारी चाहते हैं। मेरी भतीजी वंदना? उसके बारे में क्या बता सकता हूँ? मैंने तो उसे बरसों से नहीं देखा, बस इतना जानता हूँ कि वह दिल्ली में रहती है। लेकिन 6 दिन पहले वंदना दिल्ली से आपसे मिलने के लिए रवाना हुई थी। मेरे सामने उसने आपके पहुंचने के लिए तार दिया था। मैंने ही उसे ट्रेन में सवार कराया था। लेकिन वंदना यहाँ नहीं पहुंची और न ही मुझसे कोई उसका को तार मिला। हो सकता है वंदना आप तक न पहुंची, लेकिन इस गांव में ज़रूर पहुंची है। उसका सबूत
यह खत है। यह कैसा उसका खत है? वह वही खत था जो वंदना ने गुलेल में लिख के फेंका था। ठाकुर ने खत पढ़ा। हे भगवान, यह क्या? मेरी भतीजी भूतिया हवेली में रूहों की बंदी बना रखी है। इंस्पेक्टर यादव, जल्दी चलिए, हम उसे छुड़ा लेते हैं। इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हम वहीं उस हवेली से आ रहे हैं। वंदना वहाँ नहीं थी, बल्कि यूं कहे तो बेहतर रहेगा कि वहाँ कोई भी नहीं। वंदना का यह खत मुझे कल शाम को मिला था और रात को ही मैं कार लेकर यहाँ के लिए निकल पड़ा था। पहुंचकर इंस्पेक्टर से मिला और इसके साथ लेकर उस भूतिया हवेली में, लेकिन वंदना हमें वहाँ नहीं मिली। तो फिर मेरी भतीजी कहाँ गई? आप लोग उस तलाश कीजिए। इसलिए तो हम आपके पास आए हैं, शायद आप वंदना की तलाश में हमारी कुछ मदद करें। मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मैं शायद उसे पहचान भी ना सकूँ, आप ही कुछ कीजिए। ठीक है ठाकुर साहब, हम तो आपका काम करेंगे ही, लेकिन इस बीच आपको वंदना की कोई सूचना मिले तो आप थाने में संदेश भिजवाना। यह कहकर इंस्पेक्टर प्रहलाद के साथ वापस चल दिया। और उसी रात ठाकुर को उसके नौकर ने एक खत दिया। ठाकुर साहब, यह खत एक लड़का दे गया। खत को पढ़ते हैं ठाकुर की आंखें क्रोध से सुरख होगी। ठाकुर, में वंदना मेरी कैद में है। तुम मुझे 10,000 रुपये दो और लाखों की इजाज़त को अकेले हड़प लेना चाहते हो, यह मुझे मंजूर नहीं, इसलिए मैंने वंदना को यहाँ से निकाल लिया है। अगर तुम वंदना की मौत चाहते हो तो मुझे 2 लाख रुपये देकर आज रात ठीक 12 बजे भूतिया हवेली के पहुँच जाओ। रुपया मिलने पर तुम्हारे सामने वंदना की हत्या कर दूंगा, फिर उसकी जायदाद के मालिक बनने ही आप कोई नहीं रोक सकता। यह किताब के साथ लेकर आना रंजन। इस अम, अमर वंदना को रास्ते से हटाने के लिए रंजन को 2 लाख रुपए देने होंगे। ठीक 12 बजे ठाकुर ने हवेली की फाटक में प्रवेश किया। भीतर घुसते ही एक मोटे स्तंभ के पीछे रंजन को आवाज आई। रुपये ले आए ठाकुर? हाँ, लेकिन तुमने दूंगा जब तुम लड़की को मार दो डालोगे। ठीक उसी क्षण ठाकुर पर सर्च लाइट का प्रकाश पड़ा। यह क्या है? यह पुलिस की सर्च लाइट ठाकुर। और इंस्पेक्टर ने तुरंत ठाकुर के हाथों में हथकड़ी डाल दी। तुमने अपहरण और हत्या की कोशिश करने का अपराध किया, गिरफ्तार किया जाता है ठाकुर। जब अब हमारे तुम्हारे विरुद्ध कोई सबूत डाक खाने का रिकॉर्ड है, डाक खाने के रिकॉर्ड से भी यह साबित होता है कि तुमने वंदना को पहुंचने का तार मिल गया था। तुम्हें हस्ताक्षर मौजूद थे। वंदना ने मिस्टर बलराज के लिए अपने खत में रंजन का जिक्र भी किया था। और पुलिस उसने उसमें रंजन का हुलिया लिखा था। रंजन का हुलिया रंजन के रिकॉर्ड में मौजूद था। हम उस पर नज़र रखे हुए थे, इसीलिए हमने रंजन को तलाश कर लिया और उसने वंदना के को कैद कर रखा था। इसलिए यह रुपये ऐठना चाहता था, लेकिन यह सरकारी गवाह बन चुका है और अदालत में तुम्हारे विरुद्ध गवाही देगा। यह खत भी है जिसे पढ़कर तुम यहाँ आए हो, और इस पर लिखाया था, कहो कैसी रही? और ठाकुर नजरें झुक गई। थैंक्स बलराज, तुमने यहाँ आकर मुझे बचा लिया, वरना यह तो आसमान से गिरते खजूर पट की लटक अटक चुकी थी। लेकिन तुम तो खजूर से नहीं लटक रही, बल्कि लाखों की जायदाद की मालिक बन गई हो। मेरी बधाई स्वीकार करो। थैंक्स। समाप्त दोस्तों।